तो देखो हम एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड स्मॉल है, छोटा है, हमें बहुत ज्यादा पार्ट होता नहीं है उसका, इसलिए पहले उसको निपटा देंगे हम। तो पहले आते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो एक बार फिर से मैं तुमको वही सब बता देता हूँ जो अभी तक तुमको ने बताया कि आयनिक बॉन्ड तो तुम्हारा होता है, ठीक है। वो कैसे फॉर्म्ड होता है? फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। कब होता है फॉर्म ये सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? मोर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है एटम्स के बीच में, तब तुम्हारा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसा कब होगा? तो तुम्हारा एक मेटल होगा, एक क्या होगा? नॉन मेटल होगा, क्योंकि तुम्हारा मेटल क्या होता है? इधर होता है, नॉन मेटल क्या होता है? इधर होता है। तुम्हारा ग्रुप 1 2 मेटल्स होते हैं, इधर वाले जो एक्सट्रीमली तुम्हारा राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तुमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की टेबल भी देखी है कि यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कितनी होती है? 1, यहाँ पे जाके 4 हो जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की पॉलिंग स्केल वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो तुम्हारा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तब उससे क्या बनता है? तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं। अब ये आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है, तब ये कैसे बनना है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो हमने अभी देखा भी था, जैसे Na है तो Na से क्या बनेगा? Na+ बनेगा। और Cl से क्या बन जाएगा? Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा क्या है? कटायन। ये तुम्हारा क्या है? एनायन, ठीक है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब भी डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, ये क्या तुम्हारा बोल सकते हैं इसको? कटायंस। कटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आयंस, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको बोलते हैं कटायन। और जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनायंस, ठीक है। तो यानी हम आयनिक कंपाउंड में यही बोल सकते हैं कि तुम्हारा क्या होता है? इंट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड एनायन, यही बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे तुमको NaCl का मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। NaCl है। NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हमेशा वो क्या करते हैं ना, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो NaCl का एग्जांपल मैंने ऊपर ले ही लिया था। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी और का, ले ले एग्जांपल ले लिया मैंने MgCl2 का, ठीक है। तो यहाँ पे Mg की इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,2, ठीक है। अगर SPDF से देखोगे तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितनी चलेगी? 3s2 चली जाएगी। आउटर मोस्ट में तुम्हारा 3s2 होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन तुम्हारा क्या होता है? 2,8,7, ठीक है। अगर SPDF से जब हम यहाँ पे 1s2 वाला वो तो कॉमन रहेगा ना, मतलब पूरा लेते चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, या मतलब टोटल 7 है, मगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यहाँ 5 है। तो ये स्टेबल कब होता है? जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, यानी इसके बगल में कौन होता है? तुम्हारा एर्गॉन, ठीक है। एर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन जब मिलेगी, यानी इसमें कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे देखते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है, इसमें लिखना मत पड़ता है। तो 2,8,7 है, K11 कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं। तो इसको जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोशन में, तब बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास, ठीक है। यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। और यहाँ पे Mg है, अब Mg कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा जो केमिकल बॉन्ड बनता है, जो रिएक्शंस होती हैं, हमेशा उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेगा? Mg2+ बनेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट यहाँ क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक ही ले सकता है। इसका मतलब ये कंपाउंड फॉर्मेशन कब हो सकता है? जब यहाँ पे 2 क्लोरीन का एटम हो, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा क्लोरीन, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा कंपाउंड क्या बनता है? MgCl2 बनता है। एल्युमिनियम होता है, क्लोरीन होता है। अब इसके बीच में कंपाउंड बनाना है। अब एल्युमिनियम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी नोबल गैस कब अटेंड करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 3, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एल्युमिनियम की? 2,8,3, ठीक है। तो जब तुम्हारा ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब इसको मिलेगी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 3 डोनेट कर देगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 2,8, ठीक है। यानी इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? +3। अब यहाँ पे क्लोरीन पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज्यादा एक्सेप्ट वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बाद आ जाती है उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसने किया, इसको मिल गया नोबल गैस। अब यहाँ पे 3 दे रहा है एल्युमिनियम, बट यहाँ पे क्लोरीन एक ही ले पा रहा है। इसका मतलब कितने क्लोरीन एटम होने चाहिए ताकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले? इसका मतलब 3 होने चाहिए। इसलिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता है?
Cl3, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में हमने कैसे सीखा था, नाइन्थ क्लास में तुमने सीखा होगा कि कैसे लिखते थे फॉर्मूला। जो भी तुम्हारा मान लो तुम्हारा एक एटम ए है, ये एटम बी है, इस पे मान लो ए प्लस का चार्ज है, इस पे मान लो बी माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनता था हम बोलते थे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाता था, ए बी और बी ए, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता था, ये तो नाइन्थ क्लास में करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल रीजन उसका ये होता है, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उसको मिल रही होती है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, उसको मिल रही होती है स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। सिस्टम कहाँ जा रहा होता है, स्टेबिलिटी में जा रहा होता है, ठीक है। पहले वो होता है रिएक्टिव, जैसे कंपाउंड बना लेता है हो जाता है, उतना रिएक्टिव नहीं बचता है, ठीक है। ठीक है, तो अब तो आयनिक कंपाउंड की बात हो गई, आयनिक बॉन्ड की बात होगी, अब बात करते हैं ये आखिर अरेंज कैसे होते हैं। देखो क्या होता है ना, जो तुम्हारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि तुम्हारा फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तुम्हें सॉलिड लिक्विड गैस पड़ा होगा, सॉलिड में क्या होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में फोर्स कम होता है, गैसेस में और कम होता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस टेस्ट, ठीक है। तो वैसे तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, क्योंकि कटायन एनायन प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसीलिए मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अभी इसलिए सॉलिड होते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो तुम क्लास 12 में चैप्टर पढ़ोगे जिसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट्स, तो वहां पे तुम देखोगे कि कैसे एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो एक टर्म आता है वहां से, लैटिस, क्या वर्ड आता है, लैटिस। तो अगर लैटिस की डिफाइनेशन करें तो लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है तुम्हारा पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या भी पॉइंट्स बोलते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अभी अभी बताऊंगा कि पॉइंट्स क्यों बोलते हैं, पॉइंट्स इन 2D और 3D, ठीक है। तो 2D यानी 2D मतलब यहाँ पे क्या है, टू डायमेंशनल, ये डी यहाँ पे क्या है, डायमेंशनल। मतलब जैसे तुम्हारा अगर कोई भी हम जैसे मान लो तुम्हारा ये है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे एटम्स अरेंज्ड है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, अभी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सिर्फ यही डायरेक्शन है, तो ये इसको बोलते हैं 1D, ठीक है, यानी वन डायमेंशनल। अगर मान लो तुम्हारा एटम्स ऐसे अरेंज है, ठीक है, इसका तुमने ऐसे अरेंज भी किया, यानी तुम्हारी क्या होगी, दो एक्सेस हो गई, एक ये एक्सेस हो गई, एक ये एक्सेस हो गई, तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल, ठीक है। बट मान लो जैसे तुम्हारा एक क्यूब इमेजिन करो, एक क्या इमेजिन करो, क्यूब इमेजिन करो, तो एटम्स इस पे भी अरेंज है, ठीक है, ऐसे अरेंज है, तो ऐसे भी अरेंज है। ये तुम्हारा एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, कितने डायरेक्शन होंगे, तीन। इसको बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल। तुम्हारे 1D 2D 3 होते हैं। तो ये जो पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा क्या होता है ना, जो तुम्हारा एक है, ठीक है, ये तुम हम अभी हमने सिर्फ एक क्यूब को देखा है, ठीक है। तो क्या होता है ना, पहले एक चीज देखो, तो हम कि हम इसमें क्या क्या मानते हैं, ये हमारे एजम्पशन होते हैं कि एटम्स को ना हम एटम्स को ना सॉलिड मानते हैं, सॉलिड स्फीयर एज्यूम करते हैं, ठीक है। और अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो तुम्हारा कोई भी एटम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होता है, ठीक है। अब हमको अगर मान लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अब पता लगा हमको ये क्यूब के अंदर है, अब हमको एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, अब हम इतना बड़ा बड़ा ऐसे तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसे जैसे बड़ा बड़ा तो बनाएंगे नहीं। हम क्या करते हैं ना, इन स्पेयर्स को कंप्लीट ना दिखा के हम इनको पॉइंट के फॉर्म में दिखाते हैं। किस फॉर्म में दिखाते हैं, एक स्मॉल स्फेरिकल पॉइंट के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। अब ये लैटिस का मतलब क्या है, कि ये तुम्हारा मतलब क्या है इसका, आपकी पीरियोडिक अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट मतलब ये कि जो तुम्हारा मान लो तुम्हारा ये कंपाउंड था, ठीक है, कोई भी तुम्हारा कंपाउंड था, ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में था, तो क्या होगा ना, उसमें से हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। सिंपल एग्जांपल है, समझ लो जो तुम्हारा घर होता है, ठीक, घर में तुम्हारा कैसे बनता है, तुम्हारे ये ब्रिक्स होती हैं, ऐसे ऐसे ब्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, पूरा अरेंजमेंट होता है, उसका पूरा वॉल बन जाता है ये, ठीक है। ऐसे तुम्हारा जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हारा, वो सॉलिड कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इस सॉलिड कंपाउंड में हम स्मॉलेस्ट यूनिट ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ब्रिक होती है, वैसे जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल, ठीक है। ये तुम सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे, बट अभी तुमको हल्का सा बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ, क्योंकि हमको लैटिस एनर्जी तुमको पता नहीं है। जो तुम्हारा पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का इन द 2D एंड 3D, इसको बोलते हैं हम लैटिस। तो जो तुम्हारा इसी लिखा पीरियोडिक अरेंजमेंट, पीरियोडिक अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि इसको मतलब तुम्हारा जैसे ब्रिक था, ठीक है, अब ब्रिक को हमने इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया, इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया, तो वॉल बन गई। तो अब इस छोटे से इस वाले सेल को, यूनिट सेल को, अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाएं, इस डायरेक्शन में ले जाएं, तीनों डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, हमको पूरा हमको वो कंपाउंड मिल जाएगा जो भी तुम्हारा कंपाउंड था, ठीक है। तो यानी तुम्हारा क्या होगा, पीरियोडिक, पीरियोडिक क्यों, क्योंकि हर बार हम क्या सेम चीज रिपीट कर रहे हैं,
इसलिए तुम्हारा लिखा हुआ है पीरियोडिक अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ पे एटम नहीं लिखा, पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा 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 नहीं दिखाते, हम एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं एटम को। इसलिए तुम्हारा लिखा हुआ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैटिस, ठीक है। और बाकी तुम अभी 12th में देखोगे कि हम करंट पढ़ते हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस पढ़ते हैं 14 टाइप की, ठीक है, वो सब 12th की बातें हैं, वो छोड़ दो अभी। ठीक है, तो अब देखो हमको मेजरली तुमको पढ़ाना क्या था, वो है तुम्हारा लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ठीक है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो तुमको एक चीज तो पता चल गई होगी कि जो लैटिस एनर्जी है वो एसोसिएटेड होती है विद आयनिक कंपाउंड्स। तो लैटिस एनर्जी हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यही डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए हम लैटिस एनर्जी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आते हैं व्हाट इज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी होता है तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहा हूँ समझाऊंगा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ वन मोल, ठीक है, ये ध्यान रखना, वन मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। तुमको यहाँ मेन दो चीज फोकस करने वाली है कि हमेशा ये वन मोल के लिए डिफाइन होती है, दूसरी चीज कि हम जब सॉलिड कंपाउंड को गैसियस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम सॉलिड को सॉलिड में ब्रेक करते हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करें, अगर हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा NaCl था, ठीक है, ये सॉलिड था, इससे हमने कन्वर्ट किया Na प्लस सॉलिड, Cl माइनस सॉलिड, तो तब जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको हम नहीं बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी कब बोलेंगे, जब तुम्हारा ये NaCl सॉलिड होगा, ठीक है, उससे क्या बनेगा, Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस, तो जो दो तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से जब NaCl में ब्रेक करेंगे तब मान लो एनर्जी रिलीज हुई A, ठीक है। या दूसरे टर्म में देखें कि जब हम Na प्लस और Cl माइनस को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा NaCl, ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लो एनर्जी B थी। अब यहाँ पे तुम्हारा NaCl से जो स्टेबल था तुम उसको तोड़ के Na प्लस Cl माइनस बना रहे हो, मतलब तुम अनस्टेबिलिटी में जाओ, यानी ये तुमको एनर्जी क्या पड़ेगी, देनी पड़ेगी, यानी ये क्या होगी, एंडोथर्मिक होगा। और यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस जब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये तुम्हारा प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो तुम्हारी लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यानी क्या होगी, ये तुम्हारा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, ठीक है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक होती है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मान लो उसने चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है, कि एक में दे दिया एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंट्रैक्शन, और दूसरा ऑप्शन दे दिया कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द गैसियस आयंस कंबाइंड टू फॉर्म द सॉलिड कंपाउंड, ठीक है, तो दो अलग अलग बातें हैं। तो ये तुम्हारा क्या होता है, तो ये तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक होता है, ठीक है, फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी नहीं बोल रहे हैं, जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। बट अगर बात करें कि ये तुम्हारा ये एनर्जी यहाँ पे हम दिखाना कि ये एनर्जी देनी पड़ रही है, ये तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर उल्टा जा रहे हैं तो अगर देखें मोड ऑफ एनर्जी देखें, ठीक है, तो मोड ऑफ एनर्जी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी जितनी देनी पड़ रही है वही तुम्हारा एनर्जी इसमें रिलीज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। जितनी एनर्जी तुमको इसको ब्रेक करने में, NaCl को ब्रेक करने में देनी पड़ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या, उतनी एनर्जी दोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, इसका मतलब क्या कि उतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेंगे जब वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको चाहिए थी वो उसको मिल गई। तो अगर हम बात करें मैथमेटिकली, अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो ये क्या होता है ना, कुछ हमारे ट्रेंड्स होते हैं जिनको हम मतलब कंपेयर करते हैं, लैटिस एनर्जी कंपेयर करते हैं कंपाउंड की, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर बात करें तो तुम्हारा लैटिस एनर्जी होता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, ठीक है, मतलब क्या कि तुम क्लास 12th में तुमको मतलब मैं तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूँ कि तुम्हारा जो एनर्जी, जब भी तुम्हारा कोई चार्ज Q1 है, एक चार्ज मान लो Q2 है, तो इससे बीच में जो फोर्स होता है उसको कैसे लिखते हैं, F = K Q1 Q2/R², और जो एनर्जी होती है वो कैसे लिखते हैं हम, K Q1 Q2/R, ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है जब दो चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, अनायन होता है, कटायन होता है। अनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, कटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो वो भी तो क्या है, उनपे भी क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैटिस वाला जो एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ हम कैसे देखते हैं कि अनायन और कटायन का इंटरेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक,
इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है, मतलब मूवेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है तुम्हारे क्लास 12 में फिजिक्स में। तो इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, क्योंकि जो चार्जेस, जब जो 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 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, या पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है, यही इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये तुम्हारा एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2/R। ठीक है, अब एक अनायन है एक कटायन है, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक निगेटिवली चार्ज होगा। यानी एक मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये ई की वैल्यू क्या आएगी, वो क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, -Q1 Q2/IR आएगी, मतलब ये मान लो ये तुम्हारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मगर नेगेटिव नेगेटिव साइन में आएगी एनर्जी। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो हम बोलते हैं यही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो अब देखो हम कंपेयर करेंगे ट्रेंड ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, कि कैसे, मतलब कि हम लैटिस एनर्जी कंपेयर करें कंपाउंड की। ठीक है, तो दो कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखो हम कंपेयर करेंगे हम लैटिस एनर्जी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो देखो मेजरली तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें तुम्हारा सेम अनायन होगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, ये मतलब अनायन। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, सेम अनायन होगा, बट तुम्हारे डिफरेंट कटायंस होंगे। ठीक है, और चार्ज क्या होगा, उस पर जो चार्ज होगा वो सब पे इक्वल होगा। मतलब उनका जो मल्टीप्लाई Q1 × Q2 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। एग्जाम्पल, सेम अनायन है। ठीक है, मतलब क्या, तुम्हारा ले सपोज तुम ले लो फ्लोरीन ले लो। ठीक है, बट कटायन डिफरेंट है, यानी एक बार ले लो लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, रुबिडियम। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, LiF, NaF, KF, RbF। ठीक है, रुबिडियम फ्लोराइड। यहाँ तुम्हारा क्या है, डिफरेंट कटायन है। ठीक है, और सेम एनायन है। अब इस पे क्या है +1, इस पे क्या है -1, इस पे क्या है +1, इस पे क्या है -1, इस पे क्या है +1, इस पे क्या है -1। ये जो यहाँ पे जो Q1 × Q2 है, इसकी वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है। ठीक है, और तुम्हारा लैटिस एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब अगर Q1 Q2 सबके लिए सेम है, ठीक है, यानी इस फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लैटिस एनर्जी पे। इफेक्ट किसका पड़ेगा, आर का। तो आर क्या होता है, जो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस होती है। यानी यहाँ पे तुम्हारा मान लो, अगर हम आर को दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि आर प्लस और आर माइनस, मतलब आर प्लस मतलब क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारी रेडियस ऑफ कटायन है, ये तुम्हारी रेडियस ऑफ एनायन है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन माइनस सब में क्या है, F- है। ठीक है, यानी तुम्हारा ये तुम्हारा यहाँ पे जो एनायन है, जो R- है, वो तो सेम है। बट यहाँ पे R+ जो तुम्हारा है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा क्या है, यहाँ लिथियम प्लस है, यहाँ सोडियम प्लस है, यहाँ पोटेशियम प्लस, तो इसका साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यानी रेडियस क्या कर रही है, रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब रेडियस इंक्रीज कर रही है, और तुम्हारा लैटिस एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब जो अगर आर की वैल्यू तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या, तुम्हारी ऑर्डर क्या होगा लैटिस एनर्जी का, ये ऑर्डर होगा कि लैटिस एनर्जी क्या करेगी, ऐसे डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तुम्हारे दो ही फैक्टर है, Q1 Q2 और R। तो यहाँ पे तुम्हारा एक क्या कॉमन है, कि तुम्हारा जो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, सेम है। अब दूसरा टाइप तुम क्या ले सकते हो, दूसरा टाइप क्या ले सकते हो, कि तुम्हारा जो सेम क्या होगा, कटायन होगा, बट डिफरेंट अनायन होगा। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा सेम कटायन रखो, मतलब तुम सिंपल, मतलब तुम सोडियम को ले लो। ठीक है, अब उसके हम कंपाउंड एक बार फ्लोरीन से बना दो, एक बार क्लोरीन से बना दो, एक बार ब्रोमीन से बना दो, एक बार आयोडीन से बना दो, तो क्या बनेगा, NaF, NaCl, NaBr, Na। ठीक है, तो अभी हम जो भी यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ भी क्या है, Q1 × Q2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप नंबर 17 में सब पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। यहाँ पे तुम्हारा इसका तो ये तो हमने फिक्स ही कर दिया, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी यहाँ पे तुम्हारा Q1 × Q2 की वैल्यू तो सबके लिए सेम आएगी। ठीक है, यानी फैक्टर तुम्हारा वेरी कौन कर रहा है, आर। ठीक है, फैक्टर वेरी कौन कर रहा है, आर। यानी तुम्हारा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो रेडियस क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब रेडियस बढ़ रही है, तो तुम्हारी लैटिस एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये साइन में डिक्रीज को बनाता हूँ ऐसे, डिक्रीज करेगी, यानी तुम्हारी लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी तक अब तो हमने ये देख लिया कि Q1 Q2 और R वाला फैक्टर हो गया। अब ये तुम्हारे जो मेजरली तुम्हारे ये दो क्वेश्चन पूछे रखते हैं, तो इनको कंपेयर करना बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है, कर लिया हमने। देखो और कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है,
तो मैं तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज मुझे कंपेयर करना है। देखो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो देखो ऐसा होगा ना कि या तो उनके साइज आसपास के होंगे, और या तो उनका चार्ज का मल्टीप्लीकेशन आसपास का होगा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब मान लो उसने क्वेश्चन पूछा कि NaF है और Na2O है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कटायन क्या है, सेम है बट अनायन डिफरेंट है। ये दोनों यहाँ पे यही था कि तुम्हारा कटायन सेम है बट अनायन डिफरेंट है। बट यहाँ पे एक चीज और अलग है कि यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन पे है -1 का चार्ज, ऑक्सीजन पे है -2 का चार्ज, ठीक है। यानी यहाँ पे तुम्हारा Q1 × Q2, ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या है, दोनों के लिए डिफरेंट है। तो इसके लिए तुम्हारा Q1 × Q2 की वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ पे तुम्हारा Q1 × Q2 की वैल्यू क्या है, -2 है, क्योंकि हाइड्रोजन भी सोडियम पे क्या होता है, +1 का चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा लेटिस एनर्जी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। यानी यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसके कंपेयर में इसका Q1 Q2 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर Q1 Q2 वाला फैक्टर देखें, यानी Q1 × Q2 वाला फैक्टर देखें, तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, Na2O की। बट अगर साइज वाला फैक्टर देखें तो तुम्हारा F- है, तो तुम्हारा O2- है, ठीक है। अब इसका साइज कंपेयर करो तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे 9 प्रोटॉन्स है और तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 8 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये तुमको मैं करा ही चुका हूँ कि तुम्हारा क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन सेम है बट जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब रेडियस क्या होगी, कम। यानी इसका साइज ज्यादा होगा O2- का। अब जिसका साइज ज्यादा, आर मोर, ठीक है, आर ज्यादा, लेटिस एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका आर ज्यादा, उसका लेटिस एनर्जी क्या, कम। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर आना चाहिए, हाँ, इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी क्या कम। यानी Na2O की लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू NaF, ठीक है। बट हमने चार्ज के अकॉर्डिंग देखा तो तुम्हारा Na2O की एनर्जी ज्यादा आ रही थी एज कम्पेयर टू NaF। अब ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो गए, अब तुम फंस गए। अब एक कह रहा बढ़ेगा, एक बोल रहा घटेगा। देखो क्या होता है जब भी साइज कंपेरेबल होता है, अभी हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम लिया, फ्लोरीन लिया, यहाँ पे Na2 लिया, यहाँ पे O लिया, तो यहाँ पे देखो क्या है ना, जो तुम्हारे साइज है, ये फ्लोरीन F- O2- है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए इनको हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, जो जो तुम्हारा चार्ज वाला फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि तुमसे पूछे। तो जो तुम्हारा चार्ज फैक्टर होता है ना, अगर वो तुमसे मतलब पूछा तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे तुम्हारा चार्ज फैक्टर क्या होगा, वो डोमिनेट करेगा। क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, क्योंकि रेडियस में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। F- है, O2- दोनों के पास पास के एटम है, तो रेडियस में जो ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। रेडियस में ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। मान लो रेडियस, मतलब सपोज मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, देखो तुम्हारा चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा के तो तुम्हारा कांस्टेंट है, यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पे K1 Q2 की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। मान लो यहाँ पे रेडियस तुम्हारा था 1 पॉइंट, सपोज मैं 1.2 मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लो इसकी रेडियस 1.3 होगी, ठीक है। बट ये भी तुम्हारी तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये Q1 Q2 की वैल्यू जस्ट डबल हो गई, और रेडियस में कुछ खास डिफरेंस आया नहीं, ठीक है। रेडियस में ज्यादा अगर हम पास वाले एलिमेंट्स लेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा चार्ज फैक्टर क्या होता है, डोमिनेट करता है। यानी तुम्हारा चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, यानी तुम्हारा ओवरऑल का तब भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम क्या देखते हैं, चार्ज वाला फैक्टर देखते हैं, ठीक है। जब भी अगर आ जाएगा कि रेडियस फैक्टर है, चार्ज फैक्टर है, तो हमेशा हम किसका देखेंगे, चार्ज फैक्टर देखेंगे, ठीक है ना। यानी तुम्हारा चार्ज फैक्टर के अकॉर्डिंग जो हो रहा था वही सही है, यानी तुम्हारा लैटिस एनर्जी तुम्हारा Na2O का ज्यादा है एज कम्पेयर टू NaF, ठीक है। और बट ये भी कि ये बहुत रेयर है कि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो चार्ज फैक्टर डोमिनेट करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो तुम्हारे जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो दोनों पास पास के थे, तो हम इजिली कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था। अब मान लो अगर कोई ऐसा कंपाउंड दे दे जिसमें हम उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, तब हम बिना डाटा के बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब भी तुमको अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुम इजिली बता सकते हो, ठीक है। एक तो तुम्हारा सिंपल, ये तो सिंपल टाइप हो गया, ये तो तुम्हारा सिंपल टाइप हो गया। तुम्हारे Q1 Q2 तुम्हारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन दोनों का सेम था, और यहाँ पे तुम्हारा Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या था, सेम था। और तुम्हारा जो तुम्हारा रेडियस बढ़ रही थी, ठीक है, तो सिंपल था। तो दूसरा फैक्टर अगर देखा तुम्हारा रेडियस और Q1 Q2 दोनों का, ठीक है, तो तुम्हारा Q1 Q2 वाला फैक्टर तुमको चार्ज वाला फैक्टर क्या कराना है, डोमिनेट कराना है, ठीक है। तुमसे रेडियस वाला कभी नहीं कराएगा वो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नोट, चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स
ओवर साइज फैक्टर। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिफरेंट होगा चार्ज। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तुम्हारा ये है एन ए, एफ, एम जी, F2, Al, F3। ठीक है। अब यहाँ पे इस पे होता है +1 का चार्ज, इस पे Mg2 पे +2 का चार्ज, एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज। ठीक है। क्लोरीन पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे अगर Q1 Q2 की बात करें तो यहाँ वैल्यू आएगी 1, -1। यहाँ पे आएगी -2, यहाँ पे आएगी -3। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, Q1 Q2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। Q1 Q2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लैटिस एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमने देख लिया चार्ज वाला फैक्टर। अगर रेडियस का फैक्टर देखें तो सब में फ्लोरीन तो सेम है, सब में फ्लोरीन तो सेम है। अब कंपेयर करना है हमको इसको कटायन को। यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Mg2+ है, यहाँ पे Al3+ है। ठीक है। तो Al3+ की रेडियस क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। तो रेडियस का अगर तुमको रेडियस देखें R, ठीक है, तो Na+ की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, देन Mg2+, देन तुम्हारा Al3+। ठीक है। तो ये अब जो कंपेयर करना आना चाहिए तुमको, पीरियोडिक टेबल में सिखा चुका हूँ। क्यों, ये तो भाई तुम्हारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हारा 11 प्रोटॉन्स, यहाँ पे तुम्हारे 12 प्रोटॉन्स है, यहाँ 13 है, बट सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो इसका जेड इफेक्टिव क्या ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है। तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, ताकत उसके पास ज्यादा है, बट पकड़े वो 10 ही है, इसके पास ताकत कम है फिर भी 10 पकड़े हैं। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है। ज्यादा ताकत है, ज्यादा फोर्स होगा। ज्यादा फोर्स होगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी, तो इसकी रेडियस कम होगी। अब रेडियस कम, ठीक है, तो रेडियस अगर क्या है, लेस, तो रेडियस लेस मतलब लैटिस एनर्जी क्या है, हाई। यानी यहाँ पे दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी हमको अगर ऐसा कोई एग्जांपल देगा तो कंपेयर करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पे दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। आराम से लिख देंगे कि लैटिस एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी लैटिस एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है। तो दिक्कत कौन करेगा, ऐसा कुछ देगा कि तुम्हारा एक फैक्टर लैटिस एनर्जी को बढ़ा रहा होगा, एक फैक्टर लैटिस एनर्जी को घटा रहा होगा, तब तुमको प्रॉब्लम आ सकती है देखने में ऑर्डर। ठीक है, कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो मोस्टली यही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा ये है NaF और MgO। ठीक है। तो यहाँ पे Na तो क्या होता है, +1 चार्ज, फ्लोरीन पे -1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2, इस पे -2। यहाँ तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या आएगी, -1, यहाँ पे कितनी आएगी, -4। ठीक है। अब इनके साइजेस क्या होंगे, देखो सोडियम मैग्नीशियम दोनों पास के एलिमेंट्स है, कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। और फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या है, पास के, उतना ज्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। ठीक है। बट यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना, यहाँ पे Q1 Q2 के लिए 1 है, यहाँ पे क्या है 4, यानी कितना 4 टाइम्स है। ठीक है, क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, चार्ज फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है। Q1 Q2 क्या वैल्यू उसकी 4 टाइम्स आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे सिंपली वही चीज हो रही होगी कि तुम्हारा चार्ज फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अगर रेडियस अलग हम कंपेयर भी कर लें, ठीक है, तो अगर सोडियम Na+ और Mg2+ की बात करें, ठीक है, तो इसमें तुम्हारी रेडियस किसकी बड़ी होगी, सोडियम प्लस की। और तुम्हारा F-O2- की बात करें तो इसमें रेडियस किसकी बड़ी होगी, O2- की। ठीक है। और तुम्हारा ये होता क्या है, प्लस माइनस का एडिशन, यानी इसके अकॉर्डिंग इसकी बड़ी, इसके अकॉर्डिंग इसकी बड़ी। ठीक है। यानी ओवरऑल जो तुम्हारी R+ और R- होगी, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यानी आर फैक्टर पे उतना हम ध्यान नहीं देंगे। तुम्हारा यहाँ फैक्टर कौन सा ज्यादा डोमिनेट करेगा, चार्ज वाला फैक्टर। ठीक है। डोमिनेट कौन करेगा, चार्ज वाला फैक्टर। तो मोस्टली जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो चार्ज वाले में पूछेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना सारे ऑर्डर। अब देखो जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये एटॉमिक रेडियस का तुमको आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल करा चुके हैं, बार बार बेसिक से थोड़ा बताएंगे कि हाँ हर बार लिख के देंगे 10 प्रोटॉन, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है।